स्कूल की ज़िंदगी बहुत ही प्यारी और निराली और मासूमियत वाली होती है। जी हाँ, बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है स्कूल का बैग डाल के खांधे पर जब हम स्कूल जाते हैं, और स्कूल में जब हम प्रेयर के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और फिर से दोपहर का वक्त होता है, खाना खाते हैं सब दोस्तों के साथ बैठकर। उसके बाद शाम का वक्त जो घंटी की आवाज़ आती है कि कब कब घर जाएं। जी हाँ, बिल्कुल इंडियन स्कूल ओपन हो चुका है वापस फिर से, यानी कि इंडियन स्कूल फिर से ऑटो पायलट मोड पर आ चुका है। मगर अब एक नए मैनेजमेंट के साथ, एक नई टीम के साथ ये स्कूल फिर से स्टार्ट हो चुका है बुलंद परवास कॉलोनी में। आप इस स्कूल के हाइलाइट्स देखेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि उस स्कूल के बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए। कोई बच्चा आपको हिस्ट्री के बारे में बताएगा, कोई स्टूडेंट आपको साइंटिफिक चीज़ें बताएगा, कोई स्टूडेंट आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, कोई स्टूडेंट आपको वेजिटेबल्स के बारे में बताएगा, यानी कि विटामिन्स के बारे में बताएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, और जितने भी इस वीडियो को लोग देखने वाले हैं, आई थिंक वो अपने स्कूल के डेज़ मिस भी करने वाले हैं। तो दोज़ आर मिसिंग द स्कूल वीडियोस, दोज़ आर मिसिंग द स्कूल डेज़, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आइए देखते हैं स्कूल के हाइलाइट्स प्लस एग्जीबिशन के डिटेल्स। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं फजलुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं गुलबर्गा न्यूज़ एंड FZ वर्ल्ड मीडिया, यानी कि एक मीडिया का मिक्सर आप देख रहे हैं। तो फिलहाल मैं आज सीढ़ियों से चलकर आया हूं। सीढ़ियों से चलकर मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं चढ़ रहा हूं स्कूल की सीढ़ियां। जी हाँ, और वो स्कूल है इंडियन स्कूल। जी हाँ, हिंदुस्तान के नाम पर ये स्कूल का नाम था और ये वही नाम है जो कंटिन्यू हो रहा है। यानी अगर यहाँ पर जो गुलाम मुस्तफ़ा हैं, जो कि एक अच्छे बिजनेसमैन और एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने बिजनेस को ही नहीं, फिटनेस को ही नहीं, ग्रोसरीज को ही नहीं, एक अलग शक्ल दे दी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे साथ वो पर्सनैलिटी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। सबसे पहले इन्हें तो हम खाली देखते थे बैक एंड पे, मगर आज सामने आ चुके हैं, जैसे कि पर्दा उठ चुका है। तो मुस्तफ़ा साहब, मैं वेलकम करना चाहूँगा गुलबर्गा में। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं आप, काफ़ी अलग अलग बिजनेसेस लाए हैं, फिटनेस रहो, ग्रोसरीज रहो, अब स्कूल भी आ गया है। तो आज इंडियन स्कूल की ओपनिंग हो चुकी है, यानी कि रिबन कटिंग, यानी कि रीओपन हो चुका है। आप इसे पॉइंट ऑफ व्यू करें, ये स्कूल इंडियन स्कूल था, प्राइमरी और हायर एजुकेशन, ये बुलंद परवास कॉलोनी में था। गुलाम मुस्तफ़ा ने इसे 102 नहीं मैं कह सकता हूँ, यानी कि 200 के स्टूडेंट्स के साथ इन्होंने इसे रीओपन कर दिया। मगर इसकी जो ओपनिंग थी काफ़ी यूनिक अंदाज में हुई। मेरे तो करियर में बहुत, मैं समझता हूँ 2011 से ये फील्ड में हूँ। मैंने रिबन कटिंग सेरेमनी पॉलिटिशियंस के हाथों देखी, सेलिब्रिटीज़ के हाथों देखी, और फैंस
के हाथों देखी, मासूम बच्चों के हाथों से देखी, मगर मुस्तफ़ा साहब ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट यानी कि ओपनिंग सेरेमनी को इन्होंने छोड़ दिया है। ये आप देख सकते हैं, इनका नाम है सरवर। ये एक ज़माने में ऑर्केस्ट्रा वगैरह में मिमिक्री आर्टिस्ट। फिलहाल आज ये यहाँ पर दरबान है, इंडियन स्कूल के बच्चों को अंदर इजाज़त से लेंगे, इजाज़त के साथ स्कूल के बाहर भेजेंगे, यानी कि आप यहाँ के वॉचमैन हैं, उनके हाथों इस स्कूल की मुस्तफ़ा साहब ने इनॉग्रेशन किया है। मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले हम सैल्यूट करना चाहेंगे सारे मीडिया की तरफ से, क्योंकि ये यूनिक अंदाज आज तक किसी ने सोचा नहीं था। कहाँ से आपके जहन में आया ये आइडिया? देखिए, ये एक्चुअली क्या है, कूली फिल्म का एक गाना याद आता है जी, रसूलुल्लाह के ताल्लुक से। वो जो कूली फिल्म का एक गाना है जिसमें वो फरमाता है कि वहाँ कोई छोटा ना कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, वहाँ हर सफ में हर बशर खड़ा है। जी बिल्कुल। मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना, उसी का है जीना। क्या बात? होता क्या है नेचुरली इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। बस यही अपने को दिखाना पड़ता है। आदमी काम से छोटा और बड़ा नहीं होता है, अपने अमल से छोटा और बड़ा होता है जी। काम से कोई छोटा बड़ा नहीं। आप देख लीजिए, कोई भी काम हो छोटा और बड़ा नहीं होता जी। कोई भी धंधा हो छोटा और बड़ा नहीं होता। ये हमारे फादर भी बताया करते थे, जी। कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं। क्योंकि जैसे मेरे को भी 2 हाथ हैं, इनको भी 2 हाथ हैं, माशाल्लाह इनको 2 आँख हैं, मेरे को भी है जी। आप समझ रहे हैं ना बात? सो दिस इज व्हाट द थिंग हैपेंस। सो कोई आदमी छोटा और बड़ा नहीं होता, तो यही अपने को दिखाना है जी। क्योंकि सोसाइटी आज देखो आप बढ़ चुकी है किस पे, अमीरी गरीबी जी, मालिक नौकर, बाज़ जगह तो मजहब के नाम पर भी बढ़ चुकी है, वो तो अलग ऑल दोस थिंग्स। सो ये सब कुछ है नहीं जी। सो बस वही अपने को दिखाना। जी मुस्तफ़ा साहब, ये स्कूल तो ऑफिशियली बंद था, हम काफी सालों से देख रहे थे। नहीं, बंद तो नहीं था, एक्चुअली चल रहा था, लेकिन थोड़ा कंडीशन खराब थी, तो थोड़ा कंडीशन जो था वो थोड़ा खराब था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जून 12 को इसको टेक ओवर किया। उसके बाद में हमने अपना प्रेशराइज किया और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एडमिशन्स हमने किए, और उसमें हमने इस्लामिक तालीमात को भी एडप्ट किया है, इंग्लिश एजुकेशन को भी एडप्ट किया है। यानी देखिए मेन क्या है, सो इस पे अपना क्या है कि यहाँ पर अपने को कमाना नहीं है, तो हमारे को कमाने के लिए दूसरे बहुत धंधे। यहाँ पर देखिए आप, ये अतराफ में ये जितना भी ये है, ये माहौल जो है ये सब स्लम इलाका है। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर गरीब बच्चे हैं। अब सोचो ज़रा, अल्लाह करे कि यहाँ से एक IAS ऑफिसर बन के निकल जाए तो क्या बात हो सकता है ना भाई? बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना। आप देख लीजिए बहुत सारे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे, ऐसा तो मैं 50 एग्जाम्पल दे दूंगा। जैसे APJ अब्दुल कलाम 54% उनके 10th का मार्क्स जी। APJ अब्दुल कलाम का 54% 10th का मार्क्स था, जी हाँ। लेकिन मिसाइल मैन बन गए। लेकिन हम लोगों को क्या है, यहाँ के बच्चों की जो टैलेंट है इसको फोकस करना है जी। बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है जी। बस वही चीज़ है। ओके, तो मुस्तफ़ा साहब स्कूल्स में अब क्या क्या, यानी कि LKG UKG यानी कि हाँ, मॉन्टेसरी से लेकर 10th तक है, पूरे अपन ये कर रहे हैं। इसमें हम लोग इस्लामिक एजुकेशन भी ला रहे हैं। खासकर हमने एक नया कोर्स अभी इंट्रोड्यूस किया है हिफ्ज का, कि हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा अगर 10th बन के जाता है तो वो कम से कम एक हाफिज बन के निकले। ओके। हाँ, तो हमारे पास मौलवी साहब भी हैं, हाफिज साहब भी हैं, आलिम साहब भी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो हाफिज भी बन जाए, दीनी तालीम भी आ जाए। और आप यहाँ पर देखिए, हम लोग अभी जो साइंस मॉडल और इस्लामिक मॉडल का जो हमने कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर लाए थे, इस्लामिक की तारीख, हिस्ट्री, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं द पर्सन हु डज नॉट नो हिज ओन हिस्ट्री विल नेवर क्रिएट हिस्ट्री। क्या बात? द पर्सन who does not know his own history will never create history। जो बंदा अपनी तारीख को नहीं जानता वो तारीख भी नहीं बनाएगा। पर देखिए ये पहले के 1925 के पहले जन्नतुल बकी है जी। 1925 के पहले जन्नतुल बकी कैसे थे? देखिए आप, गुंबद बना हुआ है, सब कुछ बना है। अभी ऐसा हो गया, ये 5 कोनी वाली दीवार है, 5 कोने वाली, यानी इससे काबा से मुशावत ना हो इसके लिए ये 5 कोनी वाली दीवार बनाया। अब यहाँ पर देखिए आप ओपन कर लेंगे, ये हुजरे आयशा है
जी जी मॉडल के एतबार से। जी। और यहाँ पर रसूलुल्लाह का मज़ार है, उसके मज़ार शरीफ है, उसके बाद में यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक। जी तो ये मॉडल हमने इसी तौर पर बनाया है। हाजियों आओ आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, जी। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। क्या बात है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, जी। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो जन्नतुल बकी कैसे थी पहले, बिल्कुल। ये 1890 का है। देखिए पिक्चर्स को पुराने आजकल इंटरनेट में आपको मिल ही जाएगा, जी। इसका कोई ये नहीं है। 1819 में कैसी थी जन्नतुल बकी, आज बिल्कुल बिल्कुल मैदान हो गया। मैदान हो चुका है। ये हुआ था। अब इसके लिए भी हिस्ट्री है, जी क्योंकि ये पहले तुर्की के हाथों में थी। जी तुर्की ने एक मिस्टेक, क्योंकि ओटोमन एम्पायर जो तुर्की वो जो हुकूमत थी वो वीक होते आई थी उस टाइम, तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया, जर्मनी का साथ दे दिया। जी अगर ये न्यूट्रल रहते तो आज भी हुकूमत इन्हीं की रहती। तो ये उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, यहाँ तक तुर्की में नमाजों पर पाबंदी पड़ गई, अजानों पर पाबंदी पड़ गई, नकाब पर पाबंदी पड़ गई, बुरके पे पाबंदी पड़ गई, इस्लामिक कल्चर पर पाबंदी पड़ गई, जी जी क्योंकि हार गए थे ना ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जी। तो इनकी बड़ी मिस्टेक थी। अगर ये न्यूट्रल भी रह जाते जी। तो आज भी हुकूमत उन्हीं की रहती। ये रसूलुल्लाह के निसाब है, मतलब रसूलुल्लाह से पकड़कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सिजरा है, सिजरा है। सिजरा। और बाकी वी हैव नमाजों के नमाज जितने नमाजें हैं हमारे 5 वक्त की, जी, उसका ये जिससे है। जी, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कीबोर्ड क्या है, सीपीयू क्या है, माउस क्या है, सो ऑल दोस थिंग्स, ये पूरा कंप्यूटर्स का सेक्शन को कवर कर लिया। इस्लामी के तौर पर वहाँ पर वो जो अपने के पास स्पेस नहीं था तो वो वही इस पे इधर आ गया। यहाँ पर टावर है। अभी ये देखिए, ये नॉर्मली क्या होता है, टावर जो होता है, देखिए ये टावर आपको मोबाइल पे काम में आता है। देखिए ये फंक्शन कैसे करता है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम रहता है। जैसे होता क्या है कि जब आप फोन किसी को लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर डायलिंग टू द बैंगलोर को आप लोग फोन डायल करते हैं, तो सडनली क्या होता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, कॉल है, ये ऑसिलेटर पे जाता है। एक मशीन होती है, ऑसिलेटर क्या करता है कि आपकी आवाज को सिग्नल में बदलता है जी। और सिग्नल को फिर वो सैटेलाइट को कन्वर्शन करता है, फिर सैटेलाइट फिर दूसरी जगह ऑसिलेटर को करता है, फिर वो ऑसिलेटर अगेन कन्वर्ट इनटू द साउंड, फिर वो आदमी सुन पाता है। ये इसकी मैकेनिज्म है। और यहाँ केमिकल्स भी है, आप देख लीजिए हमारे पास केमिकल्स भी है। क्या है इसका नाम बोलो? ये सोल्यूशन है, हिबिस्कस फ्लावर का सोल्यूशन है। इसको वार्म वाटर में डालने के बाद ये सोल्यूशन प्रिपेयर होता है। इसको एज एन इंडिकेटर हम देख सकते हैं। ये हमारा है लेमन जूस और ये बेकिंग सोडा वाटर। ये इसको वार्म वाटर में फ्यू मिनट छोड़ने के बाद ये सोल्यूशन इसमें डालेंगे तो ये डार्क पिंक होता है और ये लाइट ग्रीन होता है। ये सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद डार्क पिंक कलर और ये लाइट सोडा है, दिस इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, दिस इज लेमन। ये देखिए फिजिक्स मॉडल है। यहाँ पर देखिए विंड मिल है, विंड मिल जी। विंड मिल क्या काम करता है, वर्किंग दिखाओ बेटा, वर्किंग दिखाओ उसको। ये विंड मिल जो काम करता है कि विंड मिल जैसे ही घूमता है जी, उसके फैंस वगैरह घूमते हैं तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जनरेट होता जी, है। जी। फिर आपको रॉकेट अभी नया वो चंद्रयान 3 है, सो ऑल दोस थिंग्स हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से भी है बोले सर। जी जी जी। और उसके बाद में अभी अपने पास यहाँ पर देखिए ये एक यूनिक चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर ये एक बहुत यूनिक चीज़ है। ये देखिए ये एक सोलर सिस्टम हमने बनाया जी। अब इसमें हमने एक चीज़ ऐड अप किया है, ये है ब्लैक होल। जी, ये है क्या है, ब्लैक होल। ब्लैक होल। देखिए क्या होता है जब हम तहकीक, जैसे फिजिक्स में भी रिसर्च होता है, फिजिक्स में भी रिसर्च होता है। रिसर्च होने के बाद में वर्किंग मॉडल है, ये घूम रहा है, देखिए वो वर्किंग मॉडल है। तो फिजिक्स में भी रिसर्च होता है। बचपन में पढ़ा था सूरज अपनी जगह पर है और तमाम प्लैनेट्स उसके चक्कर काटते हैं, है ना। लेकिन अब अभी पता चला है कि सूरज भी चक्कर काट रहा है। अब है वो ब्लैक होल। ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल है क्या, जी, इट्स वो भी एक स्टार है। जब वो अपनी एनर्जी को खो देता है तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि रोशनी भी उससे पार नहीं हो पाती। अच्छा। तो इस वजह से उसको देख नहीं पाते। जैसे मसलन के तौर पे आसानी कर दें कि रोशनी जब दीवार से टकरा कर हमारे आंखों पर आती है जी, तब अपने को
वो दीवार नजर आएगी। दीवार नजर आती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि रोशनी को ये जाने ही नहीं देगा, अपनी तरफ खींच लेगा, जी रिबॉन्ड नहीं करने देगा। जी जी जी। तो इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि सूरज भी इसको चक्कर काट रहा है। हिस्ट्री की बात अगर चली रही है तो मुझे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आजकल के काफी सारे जमाने में सब लोग इतने लेटेस्ट हैं, मोबाइल से, मगर फिर भी हिस्ट्री किसी को मालूम नहीं नहीं। है। औरंगजेब कौन था, कब आया था, क्या है कि उसको कुछ काम था होगा, लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, असल में देखिए देखिए एक चीज बताता हूँ। हिंदुस्तान में दो किस्म के लोग आए जी। ये मेरे तजुर्बे और मेरी तहकीक है, तहकीक। और हिस्ट्री हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। बिल्कुल। हिंदुस्तान में दो किस्म के लोग आए, मुसलमान खासकर। जी। एक जमीन के लिए आए, एक दीन के लिए आए। क्या बात है। जो जमीन के लिए आए उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आए उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि बाबर की कब्र कहाँ है? अच्छा, मरा तो वो आगरा में था, बिल्कुल, लेकिन उसकी कब्र कहाँ है मालूम नहीं। मालूम नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन की कब्र कहाँ है? अजमेर शरीफ। छोटे से बच्चे को बोलो, जी। जो दीन के लिए आएगा ना उसको सब कुछ मालूम रहेगा, सबको मालूम रहेगा, बच्चे को भी मालूम है सही बात। कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की कब्र कहाँ है, ख्वाजा साहब की अजमेर शरीफ। सब लोग जाते भी हैं, जियारत भी करते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चादर भी भेजता है जी अब बाबर को क्यों नहीं भेजता? जमीन के लिए आया था। जी। और ख्वाजा साहब को क्यों भेजते हैं? दीन के लिए आया था। देयर इज अ डिफरेंस ये यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आदमी क्यों आया, कब आया? अब उसको तो कब्जा के लिए आया था। जी। सो ऑल दोस थिंग्स। और सबसे अहम चीज, स्पेशली मुसलमानों के हद तक, मुसलमान एक ऐसी कौम है जो पढ़ाने के लिए आई है और खुद पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पढ़े लिखे नहीं है। आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते, अब आपको देखो हिस्ट्री को तोड़ मोड़ देते हैं। अब ने देखो चेंजेस रद्द बदल कर देते हैं। आप जब मतलब जिसके पास कोई सोर्स ही ना हो और वो चेंजेस हो जाता है। हमारे को भी मालूम है भैया गलत बोल रहा है, लेकिन वी आर हेल्पलेस टू डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है। बस दिल में जान लेते भैया गलत है, बेवकूफ है, गधा है, वो कुछ भी बोल रहा है। समझ गए ना बात को? लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ते नहीं है। सो ऑल दोस थिंग्स। लेकिन हिस्ट्री इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उन्होंने कहा था कि द पर्सन हु डज नॉट नो हिस्ट्री विल नेवर क्रिएट अ हिस्ट्री। जो आदमी अपनी तारीख को नहीं जानता है वो तारीख भी नहीं बनाएगा। ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ. ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು 49, ಸ್ವರಗಳು 13. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಹುರ್ಸ ಸ್ವರ 6, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಅ ಇ ಉ ರು ಎ ಓ. ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ 7, 2 ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಆ ಇ ಉ ಎ ಐ ಓ ಔ. ಪುಲ್ತ ಸ್ವರ 3 ಮಾತ್ರ ಕಾಲ. ವ್ಯಂಜನಗಳು 34, ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು 25, ಅಲ್ಪ ಪುರಾಣ 10, ಕ ಚ ಟ ತ ಪ ಗ, ಜ ಡ ದ ಬ. ಮಹಾಪ್ರಾಣ 10, ಖ ಛ ಟ ಥ ಪ ಥ ಜ ಡ ದ ಬ. ಅನುನಾಸಿಕ 5, ಜ್ಞ ನ ನ ನ ಮ. ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು 9, ಯ ರ ಲ ವ ಶೆ ಶ ಸ ಹ ಳ. Shahjahan. Shahjahan was a great ruler among the Mughal Empire. Shahjahan born on 5th January 1592 in Lahore. Shahjahan built the Taj Mahal in memory of his wife Mumtaz. The reign of Shahjahan is called Golden Age of Mughal rule. Shahjahan died on 22 January 1666 in Agra Fort. The Agra Fort is historical fort in the city of Agra and also known as Agra is Red Fort. Myself Sadaf, I am studying 9th standard. My topic is black hole. 100-year black holes. I go one new above black hole. 14,000 year it's mentioned Quran. Waqia Ayat 72 Pare 27. It's mentioned also Surah Takwir. Gravitational force not only attack the physical, attack heat, light, sound. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Sayyada Sadia.
I am studying 8th standard. Human excretory system. Human excretory system consists of two pair of kidney. Kidney will remove nitrogen waste such as kidney remove such as of water from the body. Right kidney is smallest. Right kidney is largest than left kidney. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Zohabia. I am studying 8th standard from Indian English Medium School. Heart. Human heart is one of the most important organ. It is a muscular organ with 4 chambers. Right atrium, right ventricle. Left atrium, left ventricle. Left side of the breastbone. Function of heart. The function of heart is flow of blood through the body, and it deoxygenated blood and pumps to the lungs oxygenation. It maintaining blood pressure. In 1 minute, heart will beat 72 to 80 times. The heart weight is 200 to 425 gram, and it is little larger than the size of our fist. The end of the long life person heart may have beat 3.5 billion times. मेरा नाम रेहान अली है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में परिचय कराने जा रहा हूँ। चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। भारतीय ध्वज में 3 रंग है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक, सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता, हरा रंग समुद्री और खुशहाली का प्रतीक, बीच में नीला रंग अशोक चक्र, इसमें 24 तिलियाँ हैं। राष्ट्रीय चिन्ह हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिखा गया है। ये 4 मुखों वाला चिन्ह है। बीच में धर्म चक्र की एक और सांड और दूसरा घोड़े का चित्र है। Myself Vasya. I am studying 7th standard. My topic name is windmill. Windmill is a tall structure. Windmill is used to producing electricity production. The installation of windmill require a large land area. It also used for producing. All the blades of windmill always rotate in clockwise direction. The place where we wind many windmills are known as wind parts of wind power plants. The first windmill was designed in the year 1854 by Daniel Haldane. Windmill is a pollution-free source of electricity production. The electricity is generated with the help of wind energy present in the air. Thank you.